नमस्कार साथियों, जय भीम। अभी अभी हम करंट मुद्दे पर आएंगे। 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने आरक्षण के मामले में अपनी बात रखी है। उसमें से 6 जजों के हिसाब से उन्होंने फैसला सुनाया है। कुछ उनके जजमेंट में कुछ बातें उन्होंने क्रीमी लेयर की करी गई है, आरक्षण की करी गई है और उपजातियां की जिनको अधिकार नहीं मिल पा रहा आरक्षण का, कुछ ऐसी बातें करी गई है। ये बातें जो 6 जजेस ने जो बातें बोली है वो सुनने में अच्छी लगती है। कानों को सबको अच्छी लगती है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, जिनको आज तक मौका नहीं मिला है उनको होना चाहिए। परंतु जितना उसकी डीप में मैंने सोचा है, ये बातें बिल्कुल वैसी है जैसे चिड़ियों को जाल में फंसाने के लिए जो दाने डाले जाते हैं, वो दाने चिड़िया को अच्छे लगते हैं और उसके नीचे का वो जाल नहीं देख पाते। ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह ये जजों की बातें लगती है। इसके नीचे का जाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं कुछ बातें हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो भारत देश है। इसके संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था और संविधान के हिसाब से देश चलने वाला है। इसमें 2 सदन काम करती है, एक होती है लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सर्वोपरि है। कोई भी अगर देश के हित की बिल की बात होती है तो लोकसभा और राज्यसभा में आता है, चर्चा होती है। लोकसभा वो जगह होती है जहां पर डायरेक्ट भारत के 140 करोड़ जनता अपने अपने क्षेत्रों से अपने अपने संसद प्रतिनिधियों को वहां पहुंचाते हैं अपनी बात रखने के लिए। और राज्यसभा में इनडायरेक्टली विधायकों द्वारा वोटिंग करके चुने जाकर राज्यसभा सदस्य बनते हैं, जिसमें आपस में आम चर्चा होती है, विपक्ष भी होता है, अपनी अपनी सब भूमिकाएं प्लस माइनस किसी भी बिल के ऊपर आपस में एक अच्छी बहस होती है और उसके बाद एक निचोड़ निकलता है और कोई बिल पास होता है। ऐसी जब व्यवस्था, इतनी मजबूत जब व्यवस्था जिस देश में बनी हो, उस देश में सुप्रीम कोर्ट इन दोनों व्यवस्थाओं को न मानते हुए अपने हिसाब से फैसला करना आरक्षण के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि वो सर्वोपरि है, वो सब कुछ कर सकती है और वो वही देश चलाएगी किसी भी मामले में। सुप्रीम कोर्ट किसी एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, किसी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी जो सालों से चल रहा है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो एक एजेंडा फैलाने की कोई कोशिश कर रही है, कोई पार्टी कोई दल ये सब कोशिश कर रहे हैं। अगर वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट इन दोनों सदनों को नहीं मानती है, इसको चर्चा में नहीं लाया जाता है, तो हमें यह मान लेना चाहिए कि इन दोनों सदन पे ताला लगा के सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चाबी दे देना चाहिए। दूसरी बात, मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को अनुसूचित जाति, दलित, पिछड़े, इनकी बहुत चिंता हो रही है कि इनको अधिकार नहीं मिले, उनके अधिकार के लिए हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मर्म जागा। मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति जाति की बहुत चिंता हुई है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण का प्रावधान लेकर आए थे, आरक्षण की जब बात लेकर आए थे, उनने वो डॉक्यूमेंट अगर पढ़े होंगे तो उसमें साफ साफ डॉक्टर अंबेडकर ने संसद के बीच में ये सबको, पूरे देश को क्लियर करा है, ब्रिटिश सरकार को क्लियर करा था कि आरक्षण जो व्यवस्था जो दी जा रही है वो गरीबी उन्मूलन नहीं है। वो इनको गरीबी से निकालने के लिए गरीबी उन्मूलन कोई कार्यक्रम नहीं है। वो जातिगत व्यवस्था से जो छुआछूत हो रही है, जो जानवर सरी का एक वर्ग के ऊपर जो व्यवहार हो रहा है, छुआछूत, जातिगत हिंसा, जातिगत दुराचार, बंधुआ मजदूर, उनसे निकालने के लिए, मुख्य समाज में उनको भी जानवरों से इंसान समझने लायक बनाने के लिए आरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया और आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। यह गरीबी हटाने के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम, माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहता हूं, बहुत सारे प्रोग्राम इस देश में गरीबी से निकालने के लिए चल रहे, गरीबी उन्मूलन बोर्ड, ये सब बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे। बाकी आरक्षण को आप मिसगाइड करके अगर ये बोलना चाह रहे कि ये गरीबी उन्मूलन है, तो ये गरीबी उन्मूलन ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। ये तो मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है। अब इन पे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें यह तय करना पड़ेगा कि जो क्रीमी लेयर में जो अधिकारी एक बार बन चुके हैं, उनके परिवार, उनके बच्चों को इसमें से आरक्षण व्यवस्था में से बाहर निकालने की बातें
और ये सब ये सुनने में बहुत व्यवहारिक लगता है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि हमें बस एक बात, आप सुप्रीम कोर्ट के माननीय 6 जज से मैं जानना चाह रहा हूं कि एक बात का हमें जवाब दे, इस देश में अमीरी गरीबी के नाम पर भेदभाव होता है या जातिगत के नाम पर भेदभाव होता है? अगर नीच जाति वाला, अनुसूचित जाति जनजाति वाला, दलित वर्ग का कोई व्यक्ति कितना भी पैसे वाला, कितने भी बड़े ओहदे पर हो, उसके साथ फिर भी जातिगत व्यवहार पे हमारे साथ हमेशा हिंसा होती है, हमारे साथ दुर्व्यवहार होता है, हमेशा उसकी बेइज्जती होती है, हमेशा उसके मान सम्मान का हनन होता है। और ये उदाहरण मैं आपको तब से देना चाहूंगा जब जिस संविधान को पढ़ के आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, न्याय कर रहे हैं उस कुर्सी पे, उस संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी मंत्री बनने के बाद भी उनके चपरासी पानी देने में वो करते थे, क्योंकि एक नीच जात का व्यक्ति मंत्री के पद पर बैठा है। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये अमीरी गरीबी से वो नहीं करते हैं छुआछूत, ये करते हैं जातिगत व्यवस्था के आधार पर। और ये मैं तब की बात बताई थी। अब मैं वर्तमान में श्रीमान 6 जजों से मैं बोलना चाहता हूं कि हमारे वर्तमान 21वीं सदी की बात कर रहा हूं मैं, हमारे राष्ट्रपति कोविंद जी को मंदिर जाने से साउथ में रोक दिया जाता है। राष्ट्रपति से बड़ा पद नहीं होता है। जब राष्ट्रपति के साथ भेदभाव होता है तो निचले स्तर पे तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यौन शोषण से लेकर कैसी कैसी चीजें होती है। यहां तो घोड़े पे बैठने के नाम पे हत्या हो जाती है, मूछ रखने के नाम पे हत्या हो जाती है, स्कूल में एक मटके में पानी पीने के नाम पर हत्या बच्चों की कर दी जाती है। हम उस जातिगत हिंसा को झेल रहे हैं। हम इस 21वीं सदी में इस बात से शर्मिंदा है कि हमारे राष्ट्रपति को मंदिर से जाने से रोका जाता है। जब राष्ट्रपति मंदिर से जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। हम उस व्यवस्था में जी रहे जहां पर राम मंदिर का निर्माण होता है तो दलित आदिवासी होने के कारण हमारी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया जाता है। हम उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं। साहब, आपको यह व्यवस्था मैं बताना चाहता हूं दिख नहीं रही है, आप देखना नहीं चाहते। और मैं ये आपके क्रीमी लेयर की बातें थी। अब तीसरी बातों पर मैं इसके आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, मैं अगर जातिगत व्यवस्था को आप ये हटाना चाहते, आरक्षण को हटाना चाहते, आर्थिक लेवल पे आरक्षण लाना चाहते, तो आप पूरे के पूरे जाति वाले सिस्टम को हटाने की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों बार बार आपकी सुई एक ही एजेंडे को पूरा करने में आ जाती है कि आरक्षण को हटाया जाए? आप सुप्रीम कोर्ट के जज, आपको न्याय करना आपका काम है। आपसे जनता, 140 करोड़ की जनता उम्मीद लगाकर बैठती है। एक बार आप आंकड़े उठाकर देखिए, गांव के इनमें आज भी दलित वर्ग की महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है। आदिवासी महिलाओं को कितना यौन शोषण होने का, बंधुआ मजदूर की तरह उसको रखा जाता है इन लोगों को। उस बारे में आपने आज तक आपकी टिप्पणी क्यों नहीं आती है? आज कोई भी रेप की खबर आती है तो यह नहीं आता है कि हिंदू समाज या जनरल समाज की लड़की के साथ, हमको हिंदू बोला जाता है कि यह देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पर खबर में हमेशा जब रेप होगा या कुछ होगा तो यह आएगा कि दलित लड़की के साथ रेप हो गया, आदिवासी लड़की के साथ हो गया। कभी किसी पेपर में माननीय जजों, कभी आपने भी पढ़ा हो कि हिंदू आदिवासी की जगह यह लिखा हो कि हिंदू लड़की के साथ रेप हो गया? तो हमारे साथ तो भेदभाव उस स्तर तक होता है। तो इसीलिए मैं आपके इन सब फैसलों का विरोध ये काली पट्टी बांध के कर रहा हूं। मैं पुरजोर तरीके से आप लोगों का इसका विरोध करता हूं और मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन नहीं है। आरक्षण एक जातिगत व्यवस्था है। जब तक कि हमारे साथ भेदभाव होता रहेगा, हमारे साथ जातिगत हिंसा होती रहेगी, तब तक एक आरक्षण ही एक ऐसी ढाल है जो हमारी मदद करता रहेगा। कल को ये आरक्षण को आप आर्थिक आधार पे लाने की बातें कर रहे, एजुकेशन सिस्टम आपने प्राइवेट हाथों पे दे दिया, देश पूरा का पूरा प्राइवेट हाथों पे दे दिया। आपकी सुप्रीम कोर्ट जज आपको जो संविधान दिया उसकी पावर का इस्तेमाल करके आप आरक्षण और इनमें बात करने को तैयार है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि आज देश का सबसे करंट मुद्दा शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है। आप आपकी पावर इस्तेमाल करके 6-7 जज आप बैठे, 9 जज आप बैठते, 9 जज की टेबल लगती और उस पर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण की आप बातें करते कि हमको मूल धारा से अगर किसी को जोड़ने का कोई तरीका है, अगर हमको जात पात खत्म करनी है, अगर हमको आरक्षण खत्म करना है तो हमको शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, हमको स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। क्योंकि आगामी में जब बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब बच्चा शिक्षित होकर अपने अधिकार, अपनी जागरूकता से अपने रोजी रोटी और जो जितना अत्याचार उस पर हजारों सालों का जो हुआ है
वो 70 सालों में कैसे पूरा होगा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अभी तो एक पीढ़ी ने नौकरी करी है, उसमें आप आरक्षण पे चर्चा करना चाहते हैं। एक पीढ़ी की नौकरी से आपको ये लग रहा है कि अब आरक्षण की जरूरत नहीं है, ये मुख्य धारा से हो गए। तो मैं सातों जजों को बोलना चाहता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट को बोलना चाहता हूं कि एक बार मैं तैयार हूं, मेरे साथ आप लोगों को मैं रियल दलित की स्थिति दिखाना चाहता हूं कि इस देश के अंदर दलित होना क्या होता है और दलितों के साथ भेदभाव कैसा होता है, कैसे एक दलित वर्ग आज की तारीख में अपना जी रहा है। और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दलित वर्ग की उनको इतनी चिंता हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को चिंता हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कितने बैकलॉग के पद आज तक रिक्त थे, क्या आपने इस बारे में संज्ञान लिया, सरकार को आदेशित करा कि जितने बैकलॉग के पद है, जितने आरक्षित लोगों के पद है, वो भर दिए जाए। आपको मालूम है कि देश आजादी के बाद आज तक कभी भी बैकलॉग के आरक्षित कभी पद पूरे भरे नहीं गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी 7 बेंचों की जो जजों ने ये जो बातें करी है, इसमें कितने SC ST के लोगों थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं माननीय जज साहब, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप खुद तय कर लीजिए, एक लिस्ट निकाल दीजिए और सामने लोगों के रख दीजिए कि कितने आरक्षित जज है इसके अंदर, कितने सुप्रीम कोर्ट में, कितने हाई कोर्ट में, सचिवालय में कितने सचिव है। ये सब बातें आप खुद रख दीजिए लोगों के सामने। ये बड़ी बड़ी बातें, आप लोगों की बातें बहुत अच्छी लग रही है कि आप लोग बात कर रहे हैं, पर आपकी बातें रियलिटी से कहीं दूर की बातें। मैं आपके इन जजमेंटों का, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह विरोध करता हूं और मैं इसको मानने से बिल्कुल इंकार करता हूं, क्योंकि आरक्षण ही एक ऐसी चीज है जो हमको दिया हुआ है, जिससे कि हमारे जो वर्ग के लोगों ने, जो बच्चे वो कम से कम पढ़ तो पा रहे। आज आरक्षण खत्म कर दोगे, आर्थिक आधार पे कर दोगे, कोटा खत्म हो जाएगा, स्कूल कॉलेजों का जाएंगे का। वैसे भी आपने शिक्षा प्रणाली ये सब इतनी टफ कर दी है, इतना पूंजीवादी शिक्षा प्रणाली में लिया है, आप उसके रेगुलेटर पे बात नहीं करते, देश में क्या हो रहा है, आप किसानों के इसके बारे में बात नहीं करते। आप, मुझे बहुत दुख होता है इस देश के अंदर जब 7 जजों की बेंच भी आकर किसी एजेंडे को आगे बढ़ाने की बातें कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी के एजेंडों को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी ये काम नहीं कर सकती है क्योंकि वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा, तो उनका काम आप आसान करने के लिए कर रहे हो। तो मैं आपका विरोध करता हूं, मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का विरोध करता हूं, इन जजों का मैं बिल्कुल विरोध करता हूं। और हमारे द्वारा मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि मेरी अगर बातें अच्छी लगी हो तो बहुत जल्द हम राष्ट्रपति के नाम पे ज्ञापन देंगे इस बारे में कि ये सब चीजें वापस होना चाहिए। आरक्षण के बारे में देश में अगर आपको चर्चा करानी है तो हम लोग तैयार है, चर्चा करिए। जिस मंच पे आप बोलोगे उस मंच पे हम आप लोगों से बराबर 1 to 1 चर्चा करने को तैयार है। देश के किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी नेता को अगर चर्चा करनी हो तो हम तैयार है उसकी चर्चा करने के लिए, उसके सवालों के जवाब देने के लिए। आप आरक्षण खत्म करने की तो बात करते हो, पर आप कभी जाति खत्म करने की बात नहीं करते। आप आरक्षण खत्म करने की तो बात करते हो, कभी शिक्षा की बातें नहीं करते कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हो। आप आरक्षण खत्म करने की बात हो, स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण हो, इस बारे में बात नहीं करते। आप मुख्य धारा से कभी किसी को जोड़ने की बातें नहीं करते। आप पूछते नहीं है सरकारों से कि बैकलॉग के पद क्यों नहीं भरे जा रहे, क्यों इन लोगों को आगे नहीं लाना जाता है। आप जातियों में भी हम लोगों को आपस में लड़ाने का कृत्य कर रहे हैं। ये आपकी जो जजमेंट और ये बातें जो है, इससे आपस में SC ST की जातियां आपस में लड़ेगी, वो काम आप लोग कर रहे हो और ये हम होने नहीं देंगे। ये देश संविधान से चलेगा और मैं आप लोगों का पूर्ण तरह से विरोध करता हूं। नमस्कार साथियों, जय भीम। और ये विरोध के स्वरूप मैंने काली पट्टी बांध रखी है। मैं राहुल निहोरे, धन्यवाद।